नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आपको याद होगा पीछे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और ये कहा था कि भारत में अगर मशीनरी नहीं बदली जाती तो फिर भारत का कुछ नहीं हो सकता। ड्राइवर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, गाड़ी ही अगर कमजोर है तो वो कैसे उड़ाएगा। वो हवाई जहाज नहीं बना सकता। हवाई जहाज बनाने के लिए वो मशीन हवाई जहाज वाली ही चाहिए। कार की मोटर लगाकर, कार का इंजन लगाकर आप चाहते हैं कि मैं उड़ जाऊं तो नहीं उड़ सकते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कितने ही काबिल लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएं। और मैंने कहा था कि आयुष मशीनरी के लिए क्या क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है, उस विषय पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन मजे की अच्छी बात यह है कि वो वीडियो जब वायरल हुआ तो मुझे लगता है कि सरकार के पास भी गया होगा और सरकार या आप लोगों ने सरकार को टैग किया होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस विषय पर एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जो उन्होंने अपने सचिवों की क्लास ली है और उनको जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इनिशिएट तो किया, हालांकि मैं ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो हमारे यहाँ के सिविल सर्वेंट हैं उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी दी जाए और उनको जिसको फैसिलिटी ज्यादा दी जाती है उसको ये आभास हो जाता है कि मैं मालिक हूं। बिल्कुल वैसे ही किसी बंगले में एक किराएदार 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से रहता है, उसके बाद उसको ये लगता है कि ये बंगला मेरे बाप का है, भले ही ओनर कोई और हो, मैं ही इसका मालिक हूं। ये आभास हो जाता है क्योंकि आपने उनको याद नहीं दिलाया कि तुम किराएदार हो। तुमने कहा बहुत फ्रेंडली, बहुत सुविधाएं देंगे, बड़ा अच्छा करेंगे, चाबियां भी आप ही रखिए, वो भी सब आप रखिए। तो फिर स्वाभाविक है कि उसको एक लंबे समय तक कंफर्ट जोन में रहने के बाद वो लगने लगता है कि वो मालिक है उसका। ऐसे ही ये जो हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इसकी ट्रेनिंग भी वैसे ही होती है। मैं आपको बता दूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होती है संस्थान में, वो ट्रेनिंग शुरू ही आईएएस की ऐसे होती है कि तुम देश के मालिक हो और जो लोग चुन कर आए हैं, जो सरकार बनाएंगे, वो 5 साल के लिए आए। 1 आध साल तो सेलिब्रेट करेंगे, 1 आध साल अपने चुनाव में लगे रहेंगे, बाकी के बीच के पीरियड में वो राज्यों के चुनाव में लगे रहेंगे। तो उनके जो विषय हैं उनको तुम कर दो और बाकी तो राजा तुम हो। लाखों ऑर्डर होते हैं जिससे सरकार को पता भी नहीं होता है, शासन को पता भी नहीं होता, वो सारे प्रशासन से होता है और तुम्हारा सारी ग्रीनफील्ड खुली रहती है। ये सिखाया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। और आईएएस और आईपीएस का शादी हो जाए तो बहुत ज्यादा विवाद उनके बीच में होता है इसी बात को लेकर, क्योंकि मेंटलिटी चेंज हो गई होती है। मेंटली एक व्यक्ति राजा और एक व्यक्ति कर्मचारी हो गया होता है। पति पत्नी के बीच में जो बराबरी का रिश्ता है वो नौकरी की वजह से छोटा बड़ा हो जाता है और विवाद इतना बढ़ता है कि कभी कभी तो आत्महत्याओं के भी प्रकरण आए हैं। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बात तो तय है कि हमने ये कहा था कि इनकी फैसिलिटीज बंद करनी चाहिए। यूरोप ने अपने यहां परिवर्तन कर लिया, अमेरिका ने अपने यहां परिवर्तन कर लिया, यहां तक कि उस यूरोप के यूनाइटेड किंगडम ने परिवर्तन कर लिया जो हमारे यहां ये मशीनरी बनाकर गया था, जो यहां राजा बनाकर गया था मशीनरी को। उन्होंने अपने यहां परिवर्तन करके पूल से गाड़ी आना, आप ऑफिस चले आइए किसी भी व्यवस्था से, ऑफिस का काम जितनी देर 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा होगा उतनी देर फैसिलिटी मिलेगी और जैसे ही आपके वर्किंग आवर्स खत्म हुए तो आप अपनी ट्यूब पकड़िए और घर जाइए। और फिर घर में जब तक आप रहेंगे आपसे कोई बात नहीं करेगा। कल जब ड्यूटी पर आएंगे तभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी। ना ही कोई फैसिलिटी होगी और ना ही आपको आभास होगा कि मैं देश का राजा हूं, क्योंकि आप नौकरी करने आए थे, नौकरी करके चले जाइए। ना ही सरकारी बंगला, ना सरकारी गाड़ी, ना ही सरकारी बेनिफिट्स, ना ही सरकारी रुतबा, सब कुछ चला जाता है। हमारे यहां तो जो अधिकारियों के कुत्ते बिल्ली हैं वो भी रुतबे में घूमते हैं, क्योंकि एक एक अधिकारी के पास 8-8 10-10 गाड़ियां कभी कभी राज्य की लगा दी जाती हैं और उनके कुत्ता बिल्ली रिश्तेदार नातेदार और ये सब वो गाड़ियों पे घूमते बढ़िया। तो कुत्तों को भी एहसास हो जाता है कि वही उसके मालिक हैं, ये संभव है। खैर, मोदी जी ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में 80 के 80 मंत्रालयों के प्रमुख सचिव बुलाए। इससे पहले ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठक नहीं होती थी। इससे पहले जो बैठकें होती थी वो प्रधानमंत्री 2014 से पहले जो बैठकें होती थी वो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की बैठक करते थे। अपने मंत्रियों को 80 के 80 मंत्रियों को या उससे ज्यादा जो मंत्री हैं मंत्रिपरिषद है उनको बिठाकर बात करते थे और उनको बताते थे भाई क्या करना है। मंत्रियों का हाल ये था कि आवश्यक नहीं है कि वो सब होशियार हों। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर आप टिकट बांटते समय आप
जनता में से चयन नहीं कर सकते आपके वेल विशर कौन है और जिनके पास उस तरह का दिमाग है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हैं, वो प्रशासन को संभाल सकते हैं, वो मंत्रालय को संभाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को टिकट देने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि मोदी जी, हालांकि मोदी जी एकदम उल्टे हैं कि वो व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं करते, वो भारतीय नागरिकों से जो उनके सांसद चुनकर आते हैं उन पर कम विश्वास करते हैं और उनको सांसद बना लेते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से निकल कर आते हैं। उसका कारण है कि पढ़ा लिखा समाज उसमें उतरता नहीं है और जो उतरना चाहता है उसको अवसर नहीं मिलता। मेरे जैसे लोगों को कभी अवसर नहीं मिल सकता, जो उस सिस्टम को पूरा जानते हैं ए से लेके जेड तक, उनको अवसर नहीं मिलता। और जो चाटुकार होते हैं, जिन्होंने सिर्फ चाटुकारिता में ही जीवन बिताया होता, उनको अवसर मिलता है और वो फिर वहां पहुंचते हैं तो उनको मंत्री नहीं बनाने देते मोदी जी। पुरानी सरकार बनाती थी। अभी चूंकि मंत्री नहीं है, अब केंद्र सरकार में भी जो इस समय मंत्री हैं, आप अश्विनी वैष्णव की बात कर लें, आप हरदीप पुरी जी की बात कर लें, आप ज्यादातर मंत्रियों की, या फिर सुब्रमण्यम साहब की बात कर लें, आप ज्यादातर मंत्रियों को देखेंगे या तो वो उस बैकग्राउंड से हैं, मतलब ये इस बैकग्राउंड से हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं। उनको या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया गया है, फिर रिटायरमेंट के बाद बैठ के नितिन मिश्रा, ये सब वही नाम है, वही लोग आपको सब दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो महारथी हैं। हालांकि ऐसे महारथियों को अगर नकेल ना कसी जाए तो ये बिगड़ कर कुछ भी बिगड़ सकते हैं, और अगर नकेल कस के रखा जाए तो ये बहुत अच्छे चल सकते हैं। ये बिगड़े हुए घोड़े भी हो सकते हैं और अनुशासित घोड़े भी हो सकते हैं। मैं मानता हूं मोदी जी इनको अनुशासित घोड़ा बनाकर चला रहे होंगे और मोदी जी को खुद चूंकि प्रशासनिक लंबा अनुभव है इसलिए कर रहे हैं। फिर भी शुरू में मोदी जी ने दोनों को बुलाया था, मंत्रियों को भी, उनके सेक्रेटरी को। अभी उन्होंने सेक्रेटरियों को बुलाया और सेक्रेटरियों को बुलाकर जो बैठक हुई मोदी जी के प्रवास से पहले, उस बैठक में उन्होंने मंत्रियों इन सचिवों को एक टास्क दिया। उनकी एक जो कैबिनेट सचिव है, कैबिनेट सचिव उसमें बैठे थे और उनको एक टास्क दिया और टास्क देकर कहा क्या एक हफ्ते में कोई एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अपने मंत्रालय में हम ला सकते हैं। रिफॉर्म का मतलब ही नहीं कि भाई वो पेपर था और पेपर की जगह हमने ऑनलाइन कर दिया। हाँ, बड़ा रिफॉर्म। ये रिफॉर्म जो डिजिटलाइजेशन का है, ये तो मोदी जी का सपना है, इसलिए डिजिटलाइजेशन तो लगातार हो रहा है और प्रदेशों में भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। फाइलें भी अब उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी फाइलें डिजिटल चलती हैं और केंद्र में भी फाइलें डिजिटल चलती हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पर समस्या है, चूंकि सिस्टम तो अच्छा किया लेकिन उनकी नकल कैसे करेगी, उसका एक इलस्ट्रेशन मैं बताता हूं। IGRS उत्तर प्रदेश में चलता है। योगी जी बहुत सख्त व्यक्ति हैं और शुरू में जब IGRS शुरू हुआ था तो लोग मुख्यमंत्री पोर्टल के नाम से उस पर अपनी शिकायतें डालते थे और शिकायत का निपटारा होने से पहले व्यक्ति के पास फोन आता था, फिर जब यहां से क्लोजर रिपोर्ट लगती थी फिर फोन आता था, फिर उससे पूछा जाता था। अभी बहुत सारे लोगों का कहना, मुझे भी मैसेज करते हैं कि IGRS में अधिकारी आपस में निपट ले, खासतौर से करप्शन वाले मामले में तो आगे बढ़ते ही नहीं। वो एक अधिकारी दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, और वो रिपोर्ट लगा दी जाती और रिपोर्ट वहां पहुंच जाती है, जिसकी मॉनिटरिंग मुझे नहीं लगता कि वहां कोई एक ऐसा पब्लिक का व्यक्ति करता हो। अधिकारी ही मॉनिटरिंग करते हैं जो सचिवालय में बैठे हैं, जो इसके महारथी हैं, जो ये करवाते हैं या जिनके डायरेक्शन में ये चलता है, जो हायरार्की बना रखी, वही उन्हीं के खिलाफ शिकायत, वही डिस्पोजल करते हैं, उनका सीनियर का, वो उससे बड़े वाले को रिपोर्ट हो जाती है। इसलिए वो सिस्टम कितना सक्सेसफुल हो रहा होगा, लोग तो उस पर बड़े डाउट खड़े करते। खैर, तो ये बात आती है कि आप सिस्टम तो बना लीजिए, लेकिन जब तक व्यक्ति को नहीं सुधारेंगे तब तक कैसे चलेगा। मोदी जी ने यह कहा कि ईज ऑफ डूइंग में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कह लीजिए या ईज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द सिटीजन कह लीजिए, उसमें इतनी सारी बाधाएं जो नियम बना रखे हैं उनको इजी करिए। वो नियम बनाए क्यों थे ये भी सोचना। वो नियम इसलिए बनाए थे कि करप्शन जितना बढ़ता जा रहा था उतने नियम बनते जा रहे थे। अब अगर उन नियमों को आप हटा देंगे तो एक समस्या आ जाएगी, अधिकारियों को खेलने का पूरा अवसर मिल जाएगा। अगर इनकी मॉनिटरिंग सही से ना हुई तो फिर ये अनियंत्रित घोड़े भी हो सकते हैं। अनियंत्रित घोड़े का मतलब होता है कि आप फिर इनको पकड़ नहीं सकते, और अगर आप पकड़ेंगे तो आपको ही लात मारकर आगे बढ़ सकते हैं, आपको भी गिरा सकते हैं, आप उन पर सवारी नहीं कर सकते। तो ये जो नियम कम करने की उन्होंने बात कही है, का बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिन कारणों से ये नियम आए थे वो कारण सॉल्व हुए क्या? क्या करप्शन खत्म हो रहा है? क्या अधिकारियों की मन घड़ंत कहानियां खत्म हो रही हैं? क्या उनके द्वारा स्लैगिंग खत्म हो रही है? मैं समझता हूं कि वो तो नहीं हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने बुलाकर कहा तो है, और उन्होंने कहा भी कि एक रिफॉर्म हर हफ्ते में करिए, बड़ा मेजर रिफॉर्म हर हफ्ते में करिए अपने डिपार्टमेंट का, और
जो कैबिनेट सेक्रेटरी बैठे थे या जो डिपार्टमेंट है पीएमओ को रिपोर्ट करिए। इसके अलावा मंथली और 15 दिन में मोदी जी बैठक भी लेते हैं इनकी, भले ही वर्चुअल लेते हो, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि काम दिखना चाहिए, केवल काम फाइलों में नहीं होना चाहिए, जनता को काम दिखना चाहिए, जनता को ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए और जितना हो सके उतना डिजिटलाइजेशन करिए। अभी भी हम संपूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन नहीं कर पाए, हर फाइल डिजिटलाइज करिए कॉन्फिडेंशियल फाइल को छोड़कर, और वो कॉन्फिडेंशियल फाइल तो फिर वो पीएमओ और इंटेलिजेंस के बीच में घूमती। लेकिन मोदी जी का जो आह्वान हुआ और इनको ये हिदायत दी गई कि देखिए, अगर रिपोर्ट अच्छी नहीं आती, जनता खुश नहीं हो रही है, या फिर आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा से मतलब ऐसे शब्द तो मोदी जी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा परफॉर्मिंग व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं इनके साथ मंत्रियों को भी बिठाना चाहिए था, और मंत्रियों को साथ में बिठाकर उनसे भले ही ये कहते कि साथ में बैठकर देखो क्या हो रहा है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी या इनकी बैठक उन्होंने जो बुलाई है, इस बैठक में 4 घंटे तक चली, सबके हाल पूछे, सबके रिफॉर्म्स पूछे और पूछा कि तुम्हारे मंत्रालय में क्या गड़बड़ चल रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने गति शक्ति पर बहुत जोर दिया, उन्होंने कहा देखिए ये पूल जो हमने बनाए थे, उन्होंने पहले कुछ ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप्स बनाए मतलब ये डिपार्टमेंट है तो इनके साथ ये 4 मंत्रालय अगर शामिल हो सकते हैं तो ये चारों मिलकर काम करेंगे, ये 10 मंत्रालय शामिल हो सकते हैं तो ये 5 मिलकर या 10 मिलकर काम करेंगे, और इनके सचिव आपस में ऑनलाइन और इसके अलावा पोर्टल बनाकर या ग्रुप्स बनाकर भी एक दूसरे से चर्चा करेंगे जहां कहीं भी बाधा आ रही है। मैं समझता हूं इसकी बजाय ये पूछना चाहिए था कि भाई तुम्हारे मंत्रालय में कौन सा दूसरा मंत्रालय है जिससे तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर कौन सा मंत्रालय है जिसमें तुम्हें लगता है कि यहां फाइल अटकती है, उसको नोट करते और उसके रिफॉर्म की बात करते। खैर ऐसा किया होगा क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल बैठक थी, पूरी बात बाहर निकल कर नहीं आई, लेकिन हां जिन समाचार पत्रों ने जो थोड़ी बहुत निकल कर आई उसमें यह कहा गया कि मोदी जी ने सबको आड़े हाथों लिया, और आड़े हाथों लेते हुए उनको सबको हिदायत दी कि भाई देखो ये सरकार है, सरकार पब्लिक परफॉर्मिंग होनी चाहिए, सरकार ऐसा ना हो वो कागजों पर पुरानी सरकारों की तरह चले। अच्छा, एक विषय जो रिफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट भारत में रहता है वो है लिटरल एंट्री। मोदी जी ने लिटरल एंट्री शुरू की थी। वर्ल्ड के सभी डेमोक्रेटिक कंट्रियों में लिटरल एंट्री होती है। लिटरल एंट्री क्यों होती है कि काबिल व्यक्ति, अपने डिपार्टमेंट का जो काबिल व्यक्ति है, मंत्रालय जब बने तो वो ही सेक्रेटरी बनाया जाए। सपोज हेल्थ डिपार्टमेंट है तो एक डॉक्टर ही उसका सेक्रेटरी होना चाहिए, और उसका मंत्री भी एक डॉक्टर ही होना चाहिए, उसका ज्वाइंट सेक्रेटरी भी डॉक्टर, यानी कि डॉक्टरों की सेक्रेटरीट बननी चाहिए। अगर हम कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात है तो एक इंजीनियर ही उस पर बैठना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि फाइनेंस का मामला है तो क्यों नहीं एक फाइनेंस एक्सपर्ट उस पर बैठे और वो सेक्रेटरी बने। ये विधि अभी भारत में नहीं, हमारे यहां आईएएस चुनकर आता है और वो ही सब कुछ देखता है, वो मास्टर ऑफ ऑल होता है। मैं कहता हूं मास्टर ऑफ ऑल कैन डू नथिंग फॉर ऑल। जो मास्टर ऑफ ऑल होता है वो सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकता, वो केवल वो देख सकता है कि यहां करप्शन कैसे होगा, वो ये देख सकता है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो ये देख सकता है कि इन पर दबदबा कैसे बनाया जाएगा, वो ये देख सकता है कि इनके प्रशासन कैसे किया जाएगा, क्योंकि उसका तो महारती है। लेकिन जो विषय है, क्या उसके विषय स्पेशलिस्ट हमने बिठाए? मोदी जी ने लिटरल एंट्री शुरू की थी, इन आईएएस अधिकारियों ने राहुल बाबा को समझा लिया। राहुल बाबा लिटरल एंट्री को लेकर जमीन पर उतर आए, बोले रिजर्वेशन कहां है, वहां तो लिटरल एंट्री हो रही है, ये तो सब अपने मन के लोगों को बिठा रहे हैं, यहां रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, ओबीसी खत्म कर दिया है, एससी एसटी खत्म कर दिया है, और ये लिटरल एंट्री काबिल लोगों की कर रहे हैं, जिससे देश की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी तो कांग्रेस तो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, इसलिए वो परफॉर्मेंस रोकने के लिए वो किया। अब चूंकि जाति समीकरण भारत में इतना खतरनाक होता है, इसलिए मोदी जी ने तत्काल वो लिटरल एंट्री का जो विज्ञापन था उसको ही सीज करवा दिया। वो हिम्मत नहीं कर पाए कि वो इस विषय को हैंडल कर सकते हैं कि जाति व्यवस्था को, जो जाति भारत में उन्माद मचता है, उसको हैंडल कर सकते हैं। राहुल गांधी के दबाव में उन्होंने वो वापस ले लिया, जबकि विश्व के सभी मोस्टली कंट्री इस व्यवस्था पर हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट का काबिल व्यक्ति है उसको अपना सेक्रेटरी बनाते हैं, उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाते हैं, और ऐसे लोगों को बिठाते हैं, जो अभी भारत में नहीं हो रहा। आप सोचिए, प्रसार भारती है, प्रसार भारती से मतलब डीडी न्यूज और ये ऑल इंडिया रेडियो, यहां आईएएस अधिकारी बिठा दिया जाता है प्रसार भारती का। अब अभी तो प्रसून जोशी जी को अभी पहली बार बिठाया गया, लेकिन अभी तक आईएएस ऑफिसर अब उनको क्या प्रसार के मामले में मालूम है?
लेकिन बैठे थे। ज्यादातर भारत में जो तमाम संगठन काम करते हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, या फिर मैं कहूं कि भारत के मंत्रालयों के मातहत तमाम फैक्ट्रियां काम करती हैं, या फिर मैं उनको ये कहूं कि तमाम और कंपनियां काम करती हैं जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं, उनमें भी आईएएस बिठा दिया जाता है, पीसीएस बिठा दिया जाता है। उसको कुछ नहीं गन्ने के मालूम है, लेकिन गन्ना मिल का वो डायरेक्टर बन गया। अब वो सीखेगा, जब तक सीखता है तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो वो केवल इतना ही कर सकता है कि सबको बांध कर वसूली करवा सके, सबको बांध कर उनको कैप्चर कर सके, सबको वहां जाए और कुछ इधर ट्रांसफर पोस्टिंग करना शुरू करे, कुछ चाटुकार ढूंढना शुरू करे, कुछ चाटुकार ऐसे ढूंढ ले जो उसको फीडिंग करें। अब चूंकि उसको मालूम नहीं है इसके अंदर का खेल क्या है, इसलिए जो फीडिंग हो जाए, जिससे वो संतुष्ट हो जाए, वैसा काम करना शुरू कर दे। कभी तो अच्छा हो जाता है और कभी बहुत बुरा भी हो सकता है। ये भारत में रिफॉर्म लाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इन विषयों पर एड्रेस सरकार को करना चाहिए। अभी आईएएस पकड़े जा रहे हैं, ये मोदी सरकार की ही उपलब्धि है, नो डाउट, क्योंकि तमाम मंत्रालयों के लोग पैसा गबन के मामले में 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ का गबन कर गए, अकाउंट फर्जी खोलकर निकाल लिया, इधर का उधर ट्रांसफर कर दिया। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, इसको मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार की उपलब्धि है कि ये लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भी निकल कर कोई आ रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी निकल कर आ रहे हैं, डिपार्टमेंटों के सेक्रेटरी निकल कर आ रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन पर मुकदमे चल रहे हैं। कुछ तो भागम भाग में मचे हैं, भाग गए इधर से उधर, और कुछ छुपे बैठे हैं और कुछ अपने सीनियर जूनियर को पटाकर मिटिगेट करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार है, ईडी सीबीआई और सभी काम कर रहे हैं। हालांकि ईडी और सीबीआई और इंटेलिजेंस पर कौन काम करेगा, यह भी विषय है। लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि पिछले 75 साल में ये बेस्ट परफॉर्मेंस सरकार दे रही है। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दे तो रही है, लेकिन वो सन 1970 के या 1950 के मॉडल पर, बल्कि मैं कहूं कि 1860 के मॉडल पर बैठकर कर रही है। 1860 के मॉडल की गाड़ी चला रही है, जिसको नई गाड़ी की आवश्यकता है, नए सिस्टम की आवश्यकता है। और ये मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा भी है, मोदी जी ही कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये शुरुआत है जब उन्होंने मंत्रियों, ये सेक्रेटरियों को बुलाकर एक बैठक की और उनसे कहा कि रिफॉर्म की लिस्ट हमको दो, साल भर में 52 रिफॉर्म कम से कम होने ही चाहिए। हफ्ते में एक बड़ा रिफॉर्म मुझे बताओ कि तुम्हारे मंत्रालय में तुमने क्या किया, जिससे कि आम लोगों को ये पता हो सके कि वाकई में सरकार उनके लिए है, सरकार उनकी बैठी है और वो सरकार में है, वो उनको सुविधा हो रही है, उनको समस्याएं थोड़ी कम हो रही हैं। ये इनिशिएशन है, लेकिन रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।